हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, इन सब बैंकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन बैंकों में हमने दो बैंकों को छोड़ा है, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट और फॉरेन बैंकों को पढ़ना एक तरीके से लागत ज़्यादा लगाना है और इनमें से कुछ प्रॉफिट है नहीं, मतलब एग्जाम में इनके लिए कोई ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं है, इसीलिए हमने इनको स्किप किया हुआ है। ठीक है, आज से हम जो अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है नॉन कमर्शियल बैंक। ठीक है, नॉन कमर्शियल बैंकों को हम बोलते हैं आई5, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसमें हम 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम और एनएचबी। इन 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 4 हैं याद रखेंगे, एग्जिम, सिडबी, एनएचबी एंड नाबार्ड। ठीक है, तो एग्जिम से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जिम की स्थापना, सबसे पहले आपको एग्जिम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एग्जिम को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा क्या काम करता है, तो इट्स प्रमोट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो 100% शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी कि जो एग्जिम बैंक है उसमें जितना भी पैसा लगा है या उसकी जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली किसकी है, भारत सरकार की है। क्लियर है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो एग्जिम बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो देखिए, प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसको ये प्रमोट करता है। हेल्प इंपोर्टर्स की हेल्प करता है। एक्सपोर्ट विद लोन एंड फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो दूसरे देशों को ये लोन प्रोवाइड करता है और फॉरेन करेंसी में भी डील करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, फंक्शन है। मेनली एक वर्ड में अगर हम बोलें तो ये भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने वाला बैंक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सिडबी। नेक्स्ट बैंक की तरफ हम चलते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब होती है, अप्रैल 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, ओरिजिनली 100% ओनर्ड बाई आईडीबीआई। सिडबी को जब स्थापित किया गया तो ये ओरिजिनली 100% ओनर्ड बाई आईडीबीआई, बट लेटर ऑन शेयर होल्डिंग ट्रांसफर टू एसबीआई, एलआईसी एंड एक्सेट्रा। यानी कि जब इसको स्थापित किया गया तब इसका एकमात्र ओनर था आईडीबीआई, बट बाद में इसके कुछ शेयर एसबीआई और एलआईसी को भी ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, ये काम क्या करता है तो देखते हैं। इट ऑपरेट, काम क्या क्या करता है देखिए। इट ऑपरेट क्रेडिट गारंटी फंड, स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इन फंड्स को ये ऑपरेट करता है। एक तो क्रेडिट गारंटी फंड को ऑपरेट करता है, एज वेल एज स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड SEDF को भी ये ऑपरेट करता है। नेक्स्ट, उद्यम मित्रा। ठीक है, उद्यम मित्रा .in, ये एक वेबसाइट है, उद्यमी मित्रा .in फॉर लोन टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वाया स्कीम लाइक मुद्रा एंड स्टैंड अप इंडिया। तो आप लोगों ने मुद्रा स्कीम और स्टैंड अप इंडिया स्कीम सुनी होगी। तो जो मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इन दोनों योजनाओं के तहत, ठीक है, इन दोनों योजनाओं के तहत ये लोन प्रोवाइड करता है किसको, उद्यम मित्रा को। उद्यम मित्रा कौन होते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर, या फिर जो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सिडबी के द्वारा मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जो लोन है वो किस वेबसाइट के अंतर्गत दिया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उद्यमी मित्रा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उद्यमी मित्रा। या फिर आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा कौन से फंड को ऑपरेट किया जाता है, तो इसके द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड को और स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड को ऑपरेट किया जाता है।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो लखनऊ में है और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1990। मुद्रा के बारे में देखते हैं। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। मुद्रा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी स्थापना कब की गई? 2015 में की गई। 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज अ सब्सिडरी ऑफ सिडबी। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मुद्रा किसकी सब्सिडरी है? सिडबी की है। या सिडबी की सब्सिडरी का नाम बताइए, तो आंसर मुद्रा होगा। 100% शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। स्थापना कब की गई? 2015 में की गई। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि डी का मीनिंग बताइए, आर का बताइए, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। एक यहां पर आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट लैंडिंग। इनडायरेक्ट लैंडिंग से मतलब है ये डायरेक्ट कस्टमर को नहीं करता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट लैंडिंग करता है वाया शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो देखो क्या करता है, मुद्रा जो है वो एसबीआई को लोन देगा, एसबीआई फिर आगे कस्टमर को लोन देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसमें चलता है, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट लैंडिंग करता है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके पास लोन देने के लिए जो पैसा है वो कहां से आता है? तो देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। जो बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, आई रिपीट, जो बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए एज अ पेनल्टी उनको कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है। किसके पास? नाबार्ड के। नाबार्ड में भी एक फंड है RIDF, वहां पर फिर RIDF से ये मिल जाता है किसको? मुद्रा को। और फिर मुद्रा से किसको मिलता है? बैंकों को। और फिर बैंकों से किसको मिलता है? कस्टमर्स को। दैट्स अ प्रोसेस। क्लियर है? तो रिसीव फ्रॉम PSL शॉर्टफॉल वाया RBI एंड बजटरी सपोर्ट, यानी कि बजट के दौरान भी इसको कुछ एलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, कैटेगरी ऑफ MSME मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। देखिए, पहले जब हम अगर MSME की डेफिनेशन की बात करते थे तो वहां पर जो डेफिनेशन बनाई गई थी वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट बनाई गई थी, ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, थोड़ा ज़्यादा है तो स्मॉल, और थोड़ा ज़्यादा है तो मीडियम। तो जो MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 था, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके तहत जो डेफिनेशन थी वो बेस्ड थी ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट MSME बिल लाया गया 2018 में, MSME बिल 2018, और डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया बेस्ड ऑन टर्नओवर, और इस डेफिनेशन को टर्नओवर पर कर दिया, ठीक है। 5 करोड़ का टर्नओवर है तो माइक्रो है, 75 करोड़ का टर्नओवर है तो मीडियम है, और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो 75 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल, और 250 करोड़ का है तो मीडियम, ठीक है। ये वाली कैटेगरी थी टर्नओवर पर आधारित। बट 2020 में MSME की डेफिनेशन को फिर से चेंज किया गया इन 2020, डेफिनेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत डेफिनेशन को फिर से चेंज कर दिया गया, और इस बार डेफिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए बनाई गई। देखिए, जो कंपनीज होती हैं, क्या तो वो किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं या वो सर्विस बेस्ड होती हैं, तो इसीलिए जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत डेफिनेशन बनाई गई वो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस दोनों के लिए बनाई गई, और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया को रखा गया। तो देखो, माइक्रो के लिए क्या बोला गया कि अगर इन्वेस्टमेंट है लेस देन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ या उससे कम का अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो यूनिट, ठीक है। और उसमें टर्नओवर कितने का होना चाहिए? 5 करोड़ या उससे कम का। तो 5 करोड़ या उससे कम का अगर टर्नओवर है तो, और 1 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोला जाएगा माइक्रो यूनिट। याद रखेंगे, उसको बोला जाएगा माइक्रो यूनिट, ठीक है। स्मॉल की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ या उससे कम, और जो टर्नओवर है 50 करोड़ या उससे कम, उसको हम बोलेंगे स्मॉल। मीडियम की बात करें तो 20 करोड़ या उससे कम, 100 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर।
तो ये नई डेफिनेशन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले की जो डेफिनेशन थी 2006 में उसे चेंज कर दिया गया 2018 से, और 2018 की जो डेफिनेशन थी उसे चेंज कर दिया गया 2020 में। 2018 में क्या डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि 2018 की डेफिनेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर थी, जिसमें बोला गया था 5 करोड़ का टर्नओवर है तो माइक्रो, 75 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल, 250 करोड़ का टर्नओवर है तो मीडियम। पहले ये कैटेगरी चलती थी, बट कोविड-19 के दौरान जो एक योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत, इसमें नई डेफिनेशन बनाई गई, और नई डेफिनेशन लागू होगी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों यूनिट्स पर, और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों का कंबाइंड क्राइटेरिया दिया गया है। यानी कि माइक्रो के लिए 1 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़ का टर्नओवर, मीडियम के लिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर। ये आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर जो मुद्रा है वो 3 कैटेगरी में लोन देता है। ठीक है, मुद्रा प्रोवाइड लोन टू एमएसएमई इन 3 कैटेगरी। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है शिशु। ठीक है, बिल्कुल ही छोटे जो यूनिट्स होती हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनको जो लोन दिया जाता है इसके द्वारा, वो दिया जाता है अप टू 50,000, 50,000 तक का लोन इसके द्वारा दिया जाता है। किशोर कैटेगरी में कितना दिया जाता है, तो किशोर कैटेगरी में दिया जाता है 50,000 से अप टू 5 लाख, 50,000 से 5 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है। ठीक है, एक बात आपको मैं बता दूं, मुद्रा के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं वो कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं, यानी कि उनके लिए कस्टमर को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कस्टमर इनको रिटर्न करने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। इन सब के चलते बैंकों का एनपीए क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बैंकों का एनपीए जो लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे एक मेन रीज़न मुद्रा स्कीम के अंतर्गत दिए गए लोन भी हैं। क्लियर है आपको बात यहाँ पर? तो इसीलिए जो मुद्रा स्कीम है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल्ड है, क्योंकि उसके अंतर्गत कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी बाउंडेशन है, एज वेल एज कस्टमर भी लोन को रिटर्न नहीं करते, बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ रहा है, बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो रही है, तो मुद्रा जो योजना है एक तरीके से वो फेल्ड है। नेक्स्ट चलते हैं एनएचबी। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने एग्जिम के बारे में पढ़ लिया है, एग्जिम हमारा कंप्लीट हो गया है। सिडबी को हम पढ़ चुके हैं, सिडबी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिडबी की जो सब्सिडरी है मुद्रा, उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया है। एंड नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। देखिए नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई 1998 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, नई दिल्ली में है। देखिए इसका ओरिजिनली जो बॉस है वो आरबीआई, यानी कि जब 1998 में इसकी स्थापना की गई तो इसका जो ओनर था वो आरबीआई का, 100% हिस्सेदारी उसी की थी। बट 2019 अप्रैल में आरबीआई ने 100% सोल्ड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनएचबी का अब ओरिजिनली बॉस कौन है या ओनर कौन है, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंस टू बैंक एंड एनबीएफसी फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो भारत में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके लिए ये फाइनेंस करती है बैंकों को और एनबीएफसी को, यानी कि एनएचबी भी एक तरीके से इनडायरेक्ट लेंडिंग करता है। देखिए एनएचबी क्या करेगा, एनएचबी देगा मान लीजिए डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। डीएचएफएल क्या है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है। तो एनएचबी ने पैसा किसको दिया, डीएचएफएल को। डीएचएफएल पैसा किनको देगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डायरेक्ट लैंडिंग ना करके इनडायरेक्ट लैंडिंग करता है। ठीक है, पहले यहां से यहां देंगे और फिर यहां से यहां, तो एनएचबी का ये काम है। नेक्स्ट रिजिडेक्स, ये एक इंडेक्स है जिसको एनएचबी के द्वारा चलाया जाता है। तो इंडेक्स टू मॉनिटर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइस। एवरी ईयर जो घर हैं उनके जो प्राइस हैं
ठीक है, जो घर हैं उनके जो प्राइस हैं वो हर साल कितने बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, इसी को मॉनिटर किया जाता है बाय रेजिडेक्स। और जो रेजिडेक्स है इट इज ए इंडेक्स टू मॉनिटर प्राइस ऑफ रियल इस्टेट। ठीक है, तो ये जो रियल इस्टेट में होम के प्राइसेस हैं उनको ये मॉनिटर करता है। और आपसे पूछ सकता है रेजिडेक्स इंडेक्स किसका है, तो आंसर होगा एनएचबी का है, एनएचबी का है। क्लियर है आपको? एक चीज यहां पर आपको मैं बता दूं, जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनका चाहे ओनर कोई भी हो, उनका ओनर चाहे कोई भी हो, उनका जो रेगुलेटर है वो आरबीआई ही है, उनको जो नियंत्रित करता है वो आरबीआई करता है। एक और, जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, नाबार्ड हो, सिडबी हो, मुद्रा हो, एक्जिम हो, उन सब पर बेसल के नियम भी लागू होते हैं। बेसल क्या है ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेसल क्या है। तो बेसल के नियम उन पर लागू भी होते हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पर बात याद रखनी है, जो आत्मनिर्भर भारत है, जो हमारी योजना है आत्मनिर्भर भारत, आरबीआई के गवर्नर ने अनाउंस किया कि स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैन बोरो मोर लोन फ्रॉम आरबीआई। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये था कि जो भारत में छोटे छोटे उद्योग हैं उनको सक्षम बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बोला कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, नाबार्ड, सिडबी, ये आरबीआई से ज़्यादा लोन बोरो कर सकते हैं, ज़्यादा लोन बोरो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, अब मान लीजिए नाबार्ड है, ये ज़्यादा लोन लेंगे, तो ये ज़्यादा लोन लेकर फिर बैंकों को और ज़्यादा फंडिंग करेंगे, और बैंक उस फंड को एज अ लोन किसको देंगे, कस्टमर्स को देंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लिया है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा नाबार्ड है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगली वीडियो जब भी अपलोड होगी। और जो आने वाले बैंक एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए आपकी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और चैनल पर जाकर आप बैंकिंग अवेयरनेस और टोक्यो ओलंपिक एंड आने वाली जो वीडियोज़ हैं, अवार्ड, सोशल वेलफेयर स्कीम, उन सब की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। थैंक यू।